चलो भाई, कैसा हुआ पेपर जी? सही था? किया कैसा? तो सही है। हाँ, 25 आउट ऑफ 25। क्यों? बहुत टफ था तो हाँ। जो किया वो सही है बेटे। चल, कम से कम 30 प्लस करना चाहिए था मिनिमम। तो इसीलिए कहता है और पढ़ा करो और पढ़ा करो। तो सर पढ़ रहे हैं, क्यों बार बार समझाया जाता है? तो तुम लोग का क्या रिजल्ट? सर बहुत पढ़ रहे हैं, घर पे बहुत पढ़ते हैं। हाँ, बैठे, अभी बहुत ज़रूरत है। ठीक, चलो बेटा, कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? हो गया था, कराना था। अच्छा, कल किया था बेटा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग एमीटर बनाने के लिए देखो वहाँ पे किया गया था कि क्या शंट रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर लिया था। लास्ट पीरियड में आपका हुआ था कैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर से बेटा एमीटर बनाते हैं। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या कनेक्ट किया था आपने? एक शंट रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस आपका होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को किसमें? एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और कनेक्ट किया जाता है ऑलवेज गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में। और दूसरा, जब सर्किट में हम लोग एमीटर को कनेक्ट करते हैं तो सर्किट के किसमें एमीटर कनेक्ट किया जाता है? सर्किट से एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में? सीरीज में जोड़ते हैं। जिस सर्किट में करंट मेजर करना है वहां पे सर्किट के आप सीरीज में करंट करते हो किसको? एमीटर को। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटा वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर कंडीशन हो गई थी। क्वेश्चन भी क्या आया था शायद? क्वेश्चन नहीं हुआ था? एक क्वेश्चन कर लीजिए तब, या तो वोल्ट मीटर भी पढ़ लीजिए तब, दोनों साथ में कर लीजिएगा। देखिए वोल्ट मीटर, हेडिंग करो बेटा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का यूज किसके लिए करते हैं बेटा? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस को किसी दो पॉइंट के बीच में क्या करने, डिटरमाइन करने के लिए आप यूज करते हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या? वोल्ट मीटर। तो लिखिए वोल्ट मीटर में लिख लीजिए, इट इज अ डिवाइस used to measure, it is a device used to measure potential difference, used to measure potential difference and is always underline कर लीजिएगा put in parallel, always put in parallel with the circuit element across which potential is to be measured, across which potential is to be measured। मतलब हम लोगों ने जैसे वहां बोला था बेटा, जिस सर्किट से करंट मेजर करना होता था एमीटर को उसके सीरीज में करंट करते थे। जिस सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड करनी होती थी एमीटर को उसके सीरीज में आप करंट करते थे। और जब वोल्ट मीटर की हम लोग बात करते हैं तो वोल्ट मीटर को जिस करंट एलिमेंट के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है उसके पैरेलल में करंट करेंगे। पैरेलल में करंट करने का मीनिंग ये हो गया बेटा, ठीक, अगर मान लो यहां से
इसके थ्रू ये रेजिस्टेंस आर है, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे बेटा ना, तो ये आपको वोल्टमीटर जो कनेक्ट करोगे, कहाँ, वोल्टमीटर को हमेशा जिसके थ्रू हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जिस सेगमेंट के थ्रू निकालना है, उसके पैरेलल में आप करंट करते हैं। ठीक, क्या करेंगे, उसके पैरेलल में करंट करेंगे। तो ये सर्किट है, कैसे हम लोग वोल्टमीटर को यूज करते हैं। तो जिस रेजिस्टेंस के थ्रू भी आपको फाइंड आउट करनी ही करंट की वैल्यू, उसके पैरेलल में करंट करेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे वोल्टमीटर। क्या कहेंगे, वोल्टमीटर है। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड आउट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, जैसे जो वोल्टमीटर से हम लोग रीडिंग फाइंड करते बेटा ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू से स्लाइटली क्या होता है, ग्रेटर की लेसर। वोल्टमीटर की जो रीडिंग होती है वो सर्किट के उस एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता पहले, उस वो एक्चुअल वैल्यू को मेजर करता है, उससे स्मॉलर वैल्यू के, उससे लार्जर वैल्यू को, उससे स्मॉलर वैल्यू को मेजर करता है। क्योंकि जो वोल्टमीटर होता है ना, प्रैक्टिकली किसी वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट नहीं होता है। अगर इनफाइनाइट होता है बेटा, ऐसे समझ लो, कैसे, अगर इसके करंट मान लो सपोज दैट आई आर नहीं है ना, ठीक, अब इस केस में V इक्वल टू आई आर, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर होता है, बट जब यहां से आएगा आप एक वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे ना, तो अगर इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस, अगर ये आइडियल वोल्टमीटर होता तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता, और जब इनफाइनाइट होता बेटा तो इधर से जाने वाली करंट की वैल्यू 0 हो जाती। तो ये जो टोटल सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू पास आउट होता, और जब रेजिस्टेंस के थ्रू पास आउट होता तब पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई इंटू आर होता। ठीक, बट होता क्या एक्चुअली, इसका जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो इनफाइनाइट हम लोग नहीं ले पाते हैं, इनफाइनाइट नहीं होता है, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं होता है। और जब इनफाइनाइट नहीं होगा तो एक सेगमेंट करंट का इधर से भी कुछ ना कुछ पास आउट होगा, कुछ ना कुछ करंट यहाँ से पास आउट होगा। तो यहाँ से जाने वाला जो करंट होगा वो आई माइनस कितना हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा, जो पहले, ठीक, होना क्या चाहिए था आई, अभी करंट का कितना पास आउट होता, आई माइनस आई डैश। और जब आई माइनस आई डैश हो गया तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड करेंगे बेटा वो आई माइनस आई डैश इंटू क्या होगा, आर, जबकि होना क्या चाहिए था, आई इंटू आर होना चाहिए था। इसीलिए जो रीडिंग आपकी होती है वोल्टमीटर की ना, वो एक्चुअल वैल्यू से स्लाइटली लेसर होता है। ठीक, जो भी वोल्टमीटर हम लोग यूज करते हैं बेटा, उसकी जो रीडिंग होती है वो एक्चुअल जो उस समय पोटेंशियल ड्रॉप है उससे आपका क्या होता है, कम होता है। जैसे घर में आप वोल्टमीटर लगा के रखते हो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, तो जो वोल्टमीटर होता है आपका वो अगर 220 वोल्ट रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब उस स्टैंड पे जो करंट आपके घर में आ रही है सप्लाई, वो मोर देन 220 है। ठीक, कितना है, उससे मोर देन कितना है, 220 वोल्ट है। अगर 220 सप्लाई आएगी तो आपका रीडिंग जो होगा थोड़ा उससे क्या होगा, लेसर होगा। ठीक, क्योंकि जो भी वोल्टमीटर आप लगाते बेटा वो आइडियल नहीं होता, आइडियल होता तो क्या करता, एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करता, बट नॉन आइडियल होने की वजह से स्लाइटली उससे क्या होगा, लेसर पोटेंशियल को मेजर करता है। इसीलिए अगर आपका वोल्टेज जैसे 220 की बजाय 218, 215, 210 आ रहा है, इसका मतलब जो वोल्टेज एक्चुअल में है वो उससे कहीं क्या है, ग्रेटर है। और 220 का 220 पूरा आ रहा है, इसका मतलब वो समय 220 से क्या है, एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो उसका रीजन आपका यही होता है। क्या लिख लिया बेटा, वैसे छोटी सी सर्किट आप भी बना लो। और नीचे चाहे ऐसे दिखा भी लेना। ठीक, जैसे यहाँ V की वैल्यू जो होता है वी आर, यानी R की वैल्यू, आर बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट के बराबर नहीं है, या कह लो लेस देन इनफाइनाइट है। इक्वलिटी ना लगा के बल्कि आप क्या लगा दो, अगर लेसर देन की आप बात करते हो, इसकी वैल्यू मान लो हमारा क्या है, लेस देन, अगर आपका आर है इनफाइनाइट है, आर बी की वैल्यू अगर लेस देन इनफाइनाइट है, तो कुछ ना कुछ यहाँ से करंट आपका जाएगा। और ऐसे वोल्टमीटर को हम लोग नॉन आइडियल कहते हैं। बट जब कैलकुलेशन किया जाता है, अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम आइडियल कंसीडर करके ही रिजल्ट निकालते हैं बेटा। कैसा निकालेंगे, आइडियल कंसीडर करके रिजल्ट क्या करता है, डिटरमाइन किया जाता है, अगर उसके बारे में उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है तो। ठीक हो जाएगा। वही कलर पेन से एरो आपके पॉइंट नोट कर लीजिए नीचे बनाने के बाद। लिखिए द रीडिंग ऑफ voltmeter is always lesser than true value
द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज ऑलवेज लेसर देन ट्रू वैल्यू। वोल्टमीटर की जो रीडिंग होती है बेटा, वो जो ट्रू वैल्यू आपका है उससे हमेशा कैसा होता है आपका, लेसर होता है, लेसर देन ट्रू वैल्यू। ठीक, ऑलवेज लेसर देन ट्रू वैल्यू। तो रीडिंग वोल्टमीटर की जो आपकी हो गई, वो वोल्टमीटर की वो ट्रू वैल्यू जो आपका है उससे थोड़ा क्या होगा, कम होता है, ऑलवेज लेसर देन ट्रू वैल्यू। तो उसका रीजन वो होता है क्योंकि आपका, लिख लीजिए चाहे वहीं, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर is lesser than infinite, that is it is non-ideal, वो कैसा होता है आपका, नॉन आइडियल होता है, दैट इज इट इज नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल होने की वजह से हमेशा जो रीडिंग होती है वो स्लाइटली क्या होगा, लेसर आपकी होती है। ठीक, लेसर देन इनफाइनाइट, दैट इज इट नॉन आइडियल। क्या होगा, वो नॉन आइडियल नेचर का होने की वजह से आपके ये सिचुएशंस होते हैं। ठीक, हो जाएगा बेटा। अच्छा, जल्दी करिए, एरो लगा के कलर पे। हाँ, किसका 1.9 सीजीएम दिया रहा होगा। जी, जिसके लिए वर्क फंक्शन कम होगा, ठीक, वो ज्यादा क्या नंबर ऑफ फ्री क्या फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, वो ज्यादा एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। जैसे वर्क फंक्शन जो होगा जिसका कम होगा, ठीक, जो एनर्जी आ रही है एच न्यू, जो एनर्जी आके आपकी इंसिडेंट होती है, एच न्यू इक्वल टू होता है बेटा एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। तो यहाँ एच न्यू नॉट, इसी को वर्क फंक्शन आप कहते हो। तो उस केस में अगर सेम आपके फ्रीक्वेंसी वाली या सेम, या इसी को एच सी बाई लेमडा लिख लो, अगर वेवलेंथ के टर्म में दिया, वेवलेंथ दिया है तो वेवलेंथ दिया है तो उसको क्या कर लीजिए आप, एच सी बाई क्या लगा दो, वेवलेंथ के टर्म में लिखेंगे। अरे यार, वेवलेंथ के टर्म में लिखोगे तो इसे को एच सी बाई क्या लिख लेते हैं, लेमडा कह लेंगे। ठीक, तो अगर वेवलेंथ के टर्म में लोगे तो जिसके लिए वेवलेंथ हाई होगा उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, जिसकी वेवलेंथ लो होगी उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक, अब कंडीशन क्या है, वेवलेंथ लो किसका दिया गया है, अच्छा सेम वेवलेंथ इंसिडेंट का, तो वेवलेंथ जब सेम हो गया इसका तो इंसिडेंट एनर्जी सेम हो गई, तो जिसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू लो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। ठीक, या कलो मोर नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराएगा, किसके टर्म में, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसकी क्या इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी। ठीक, अब वर्क फंक्शन चूंकि आपका सीजियम का लिथियम से कम होता है, तो सीजियम का वर्क फंक्शन कम है इसका, तो उस समय इमिटेड एनर्जी जो होगी उसके वो लार्ज होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक, हाँ हाँ, आंसर सीजियम है। अगर लार्ज पूछा हो गया तो, और स्मॉलर पूछेगा तो लिथियम पूछेगा। ठीक, चलिए, उसको उस दिन जब पूछने जाए बताया तो था इस टाइप का क्वेश्चन आपने पूछा है, हाँ उस दिन बताया तो गया था जब आपने इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था। बार बार दिमाग में आ रहा था। चलो ठीक, अब एक बार आपको लगा ना कि ज्यादा पढ़ना चाहिए, सिर्फ ज्यादा पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी वक्त है ना नेक्स्ट द्वंद्व के लिए। ठीक, जैसे कभी कभी होता है ना, वो आपने कहावत सुनी होगी, जब तक ऊंट कहाँ नहीं जाता है, पहाड़ के नीचे नहीं जाता था, तो उसकी अपनी क्या बेअंदाजी का पता नहीं रहता, वो सोचता सबसे ऊंचा क्या है, हम ही हैं। ठीक, तो इसलिए अभी एग्जाम दे आए, आपने देखा कितने अभी नीड है और पढ़ने की। ठीक, तो अभी मत कहना कि घर पे बहुत पढ़ लेते हैं इसलिए क्रिकेट खेल लेते हैं, जी जहाँ लगा के 2-4 महीना है पढ़ लीजिए, उसके बाद जितना मर्जी उतना खेलिएगा।
वैसे भी पहुंचने के बाद खेलने फिर मौका मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिलता कि आप निर्भर खेलेंगे। हाँ चलो ठीक बेटा। और जितना आप पढ़ते हो सिलेक्शन के बाद उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता, तब जाके कहीं सप्ली से बचते हैं, और कहीं अगर घूमने लगे तो बैक ही लगता है फिर, है ना। चलो लिखे बेटा, क्या लिखा? खाली आईटी वालों को नहीं, नीट वालों की भी वही सिचुएशन है। ठीक, ऐसा सोच रहे अभी तो खाली कहानी नहीं लोग की चल रही है ना। लिखे बेटा, हो गया ये। और आपके पॉइंट बनाइएगा। लिखे ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, और आपके पॉइंट बना लीजिए। ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, greater the resistance of voltmeter, more accurate will be its reading, more accurate will be its reading। हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, मोर एक्यूरेट विल बी इट्स रीडिंग। और अगर बेटा वोल्टमीटर की क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, कितना हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, उस समय जो आपके उसकी क्या होगी, एक्यूरेसी होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और वो आइडियल वोल्टमीटर कहलाएगा। तो वहीं नीचे लिख लिए, फॉर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट। फॉर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट। फॉर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट। तो आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो हमारा कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक, आइडियल वोल्टमीटर्स के रेजिस्टेंस क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे, याद रहेगा। और जब आइडियल वोल्टमीटर आप यूज करोगे तो उसका जो रीडिंग होगा ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू जो आपका है सर्किट में, जो एलिमेंट करंट एलिमेंट के थ्रू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू रीड करके आपको बताएगा। और वही हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वही लिखते हैं V = I × R। मतलब हो या ना हो, हम आइडियल मान के ही उससे क्या ट्रीट किया जाता है। ठीक, वो एक्चुअल में जबकि होता नहीं, अगर पूछा जाता है क्या एक्चुअल होगा तो वो फिर एक्चुअल नहीं रीडिंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। हो गया, कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। देखो जिस तरह से बेटा हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, यानी इसे आपने कहा था शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट किया था किसमें? सीरीज में। ठीक, वहां पे पैरेलल में। यहाँ पे क्या है, लार्ज रेजिस्टेंस जिसे आप कहते हो क्या, लोड रेजिस्टेंस, उसे कनेक्ट करेंगे सीरीज में किसके? गैल्वेनोमीटर के। तो लिखिएगा, फॉर कन्वर्टिंग galvanometer into voltmeter, for converting galvanometer into voltmeter, ये लार्ज रेजिस्टेंस, for converting galvanometer into voltmeter, ये लार्ज रेजिस्टेंस ब्रैकेट में लिख लो, उसे कहते हैं बेटा लोड रेजिस्टेंस। ये लार्ज रेजिस्टेंस ब्रैकेट में कर लो क्या, लोड रेजिस्टेंस, is connected in series with galvanometer, हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टमीटर को बेटा गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देख, अरे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लार्ज रेजिस्टेंस को, कैसा लार्ज रेजिस्टेंस, इसी को टर्म देते हैं बेटा लोड रेजिस्टेंस, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं सर्किट के सीरीज में। किसमें कनेक्ट करेंगे? सर्किट जो आपने लिया है उसके सीरीज में हम लोग कनेक्ट करेंगे एक लार्ज रेजिस्टेंस को। अब इस केस में अगर करंट आपकी जो फ्लो हो रही है सर्किट में, क्या हो रही है बेटा, करंट जो आपका फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, प्लस किसमें जो लोड रेजिस्टेंस जोड़ा है, इन दोनों का ये पूरा इक्विवेलेंट जो कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा ना, ये इसे कह लेते हैं हम लोग
क्या कहेंगे इसे, वोल्ट मीटर कहेंगे। यानी कि जब हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आपने लोड रेजिस्टेंस को करंट किया तो कॉम्बिनेशन जो बना इसे वोल्ट मीटर कहेंगे बेटा। अगर इसमें से फ्लो होने वाली करंट मान लो आई है तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, इसको Vg से दिखा दे। Vg इक्वल टू होगा I इंटू कितना बेटा, जी। और यहाँ पे अगर मिलने वाला VL दिखा दिया जाए लोड रेजिस्टेंस के थ्रू तो ये होगा I इंटू क्या, RL होगा, ठीक। अब ये टोटल जो है ये टोटल नेट पोटेंशियल डिफरेंस V को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर कहा जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वोल्टमीटर का, तो G प्लस क्या RL दोनों आपके सीरीज में जुड़े हैं, तो दोनों को हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अगर कहा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, अगर वोल्टमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे बेटा तो ये होगा R की वैल्यू जो होगी ये G प्लस RL के बराबर हो जाएगा, यानी लोड रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। दूसरा कंडीशन, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, जो क्या ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना रीड करेगा, या पोटेंशियल कितना ये रीड करेगा जो आपका वोल्टमीटर होगा, वो V की वैल्यू जो होगी I, जो करंट हमारा वहां से पास आउट हो रहा है, I इंटू G प्लस R के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो अगर हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अक्रॉस वोल्टमीटर, अगर करंट आने वाला I है बेटा तो उस केस में V की जो वैल्यू होगी, इस सेल्फ कैसे चेंज हो रहा है जी, I लेकिन में कितना G प्लस R के बराबर होगा। बीमारी लग गई है? अच्छा ये इस पे दब गया था। स्मार्ट राइट खुद राइट करने लगता है। अब देखो IR को DR हो गया। हाँ अच्छा लगेगा ये। तो इरेज भी नहीं हो रहा जी। चल छोड़ो, भूल जाओ उसको, है ना। V इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I G प्लस कितना R के बराबर हो जाएगा, ठीक। V इक्वल टू I G प्लस क्या हो गया, R के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं कितना आपका होगा जो पोटेंशियल अक्रॉस वोल्टमीटर आप निकालेंगे तो, ठीक। अब केस होता है बेटा अगर करंट हमारा I फ्लो हो रहा था, या उसी को आप IG जिस भी टर्म में आप लेना चाहते हो, तो अगर हमारा I फ्लो हो रहा था तो वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें कितने रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आपको दे दिया जाए पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, करंट जो सर्किट में आ रही है उसकी वैल्यू दे देंगे, तो पूछा जाता है उसको डिजाइन करने के लिए वोल्टमीटर को कितने रेजिस्टेंस की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ तो नोट कर लो, तब लिखा है पॉइंट, डायग्राम बना लीजिएगा।
ओके बेटा, इस रिलेशन से हम लोग बेटा जो रिक्वायर्ड हमारा रेजिस्टेंस होता है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक, तो लिखिएगा, नोट कर लिया। द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड लोड रेजिस्टेंस, load resistance for converting galvanometer into voltmeter, required voltmeter. वोल्टमीटर, ठीक। तो यहाँ से जैसे आपने फार्मूला पढ़ा बेटा, V इक्वल टू कितना लिखा आपने, I G प्लस कितना R, ठीक। अब इसमें V अपान I आप करोगे, V अपान I इक्वल टू होगा बेटा G प्लस कितना R, RL से हमने दिखाया था लोड रेजिस्टेंस को RL, तो RL की वैल्यू अगर चाहिए तो V अपान I माइनस क्या हो जाएगा, G के बराबर होगा। हम क्या करें बेटा, इसमें क्या करें, G से डिवाइड कर दो पूरे क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में G से डिवाइड करोगे तो V अपान ये हो जाएगा IG और ये आएगा G बाई G मतलब क्या 1, और IG को हम लोग लिख लेते हैं बेटा VG, तो V अपान VG माइनस 1। कभी कभी इस टर्म में आपको रिलेशन पूछ लेता है, ठीक है। अपने मीटर के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो दे दिएगा, और जो रिक्वायर्ड वोल्ट मीटर हम बना रहे हैं उसकी वैल्यू दी रहेगी, और पूछ लेता है बेटा हमें कितने लोड रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक फार्मूला ये, और दूसरा फार्मूला हम यहाँ से दिखा दीजिए, या इस टर्म में दिया है तो इस टर्म में लिख लीजिए, अदरवाइज इस टर्म में दिया है तो ये तो पहले ही आपने लिखा हुआ है, ठीक। तो जो हमें रिक्वायर्ड क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, कि कितने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाए तो डेफिनेट क्या जो भी हमें वोल्टेज नापना है उसके लिए सूटेबल होगा, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो नोट कर लिए क्वेश्चन। कल कितने लोग प्रेजेंट थे बेटा, बाकी गायब, प्रेजेंट कितने लोग थे कल 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 ही तो पूछ रहे हैं, और क्या आज थोड़ी। बाकी देवियों लटकर आ गया, हाँ देर दिन गंगा स्नान कर रहे थे, हाँ अरे तो स्नान किए तो ठंडी लग गई तो फिर, हाँ शरीर स्नान, हाँ चल हो गया। अगला पॉइंट लिखिए बेटा, इसमें बन गया। नेक्स्ट लिखेंगे, अगर बोला जाता है कि nth पार्ट जो आपका वोल्टेज अपीयर हो किसके थ्रू, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू, मतलब टोटल जो वोल्टेज का है उसका 1/,
1/n पार्ट अगर आप अपियर हो रहा है किसके थ्रू, ठीक है, वोल्ट मीटर के थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो उस केस में कितने रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो लिखिएगा पॉइंट करके। देखिए इफ nth पार्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, इफ nth पार्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, nth पार्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस, लेट क्यों हो गया साहब, घर पे ही नहीं था, बात है यार, ठीक। nth पार्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज appears across if nth part of applied voltage appears across galvanometer मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू खाली हमारे, जैसे हमने बनाया ना गैल्वेनोमीटर, तो इसके थ्रू कहाँ चला गया, इसके थ्रू जो वोल्टेज हमारा मिल रहा है वो केवल क्या 1/n पार्ट मिल रहा है टोटल वोल्टेज जो अप्लाई किया जा रहा है। मान लो हमने यहाँ से वोल्टेज जो अप्लाई किया टोटल बेटा कितना किया, V किया, टोटल V वोल्ट अप्लाई हो रहा है, तो उसका 1/n पार्ट केवल गैल्वेनोमीटर से हो रहा है, तो इसका मतलब बचा कितना 1/n पार्ट, n - 1/n कहाँ से जा रहा है, वो जो आपने लोड रेजिस्टेंस लगाया है उसके थ्रू, तो उसके थ्रू इतना पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करने के लिए कितने रेजिस्टेंस की जरूरत होगी वो पूछा जाता है। तो क्या लिखा बेटा आपने, अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, दैट इज कर लो, दैट इज Vg = V/n, दैट इज Vg = कितना लिखा आपने V/n, यानी कि Vg की जो वैल्यू है बेटा वो V/ कितना है n है, Vg = V/n, ठीक। आगे लिखेंगे देन required series resistance, सीरीज में जो रेजिस्टेंस की जरूरत होगी तो लिखिएगा RL की वैल्यू होगी बेटा, हमने लोड रेजिस्टेंस RL लिखा था ना, RL = n - 1 × G, n-1 इंटू कितना हो जाएगा बेटा G के बराबर। इतने रेजिस्टेंस को अगर हम लोग उसके सीरीज में जोड़ेंगे तो वहां से जो पोटेंशियल ड्रॉप गैल्वेनोमीटर के थ्रू मिलेगा वो V/n के बराबर मिलेगा। V/n जैसे n की वैल्यू अगर 10 है तो V/10 मिलेगा, n की वैल्यू 100 है तो V/100 मिलेगा, n की वैल्यू क्या है 500 है तो V/500 मिलेगा। कहाँ गैल्वेनोमीटर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप, और अगर आपका n की वैल्यू 500 ले लिया तो 500 - 1 इंटू G, जितना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा उसका 500 - 1 यानी 499 इंटू G टाइम्स क्या होगा रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। अगर n की वैल्यू 10 है तो 10 होगा तो क्या 10 - 1 9 G के बराबर हमें रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। n की वैल्यू अगर कितना 50 ले लिया तो 49 G के बराबर हमें क्या रेजिस्टेंस की जरूरत होगी सीरीज में, तब वो रिक्वायर्ड वोल्टमीटर में क्या करेगा कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये केस आपका होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते बेटा, अब दोनों पे के क्वेश्चन कर लीजिए तब फिर बात किया जाए आगे। समझ गए है, लिखिए for converting a galvanometer into ammeter, ऐसे करो फॉर कन्वर्टिंग ए गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस कर लो, ए गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 9.8, अच्छा आपने पहले में लिया था बेटा, रुक जाओ, हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम कर लो तब 9.8 में 5 ओम इंटू 5 ओम इंटू या एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इंटू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.2 एम्पियर 0.2 ओम रेजिस्टेंस 0.2 ओम
मतलब जो 5 ओम का गैल्वेनोमीटर था उसको ऐसे मीटर में कन्वर्ट करना है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना हो 0.2 ओम। देखिए देन फॉर दिस पर्पस the required shunt resistance will be जो हमें शंट रेजिस्टेंस की जरूरत होगी बेटा, ठीक है, उस गैल्वेनोमीटर को किस में एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस विल बी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम दिया गया है और जो एमीटर बन रहा है उसका बेटा रेजिस्टेंस हमें कितना मिल रहा है 0.2 ओम। तो जो इस प्रोसेस के लिए हमें वोल्टमीटर के क्या गैल्वेनोमीटर के साथ में हम लोग शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू निकालनी है। जल्दी से निकाल लीजिए, जो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू क्या करनी है आपको डिटरमाइन करनी है। लगाइए नहीं है भाई किसी का? हाँ जी, अरे यार कल आपको बोला गया था कि जब हम लोग को क्या गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना था तो उस केस में आपने गैल्वेनोमीटर के किस में पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस, इसी को टर्म देते थे शंट रेजिस्टेंस, क्या करते थे आप कनेक्ट करते थे, यही था ना। और ये कॉम्बिनेशन टोटल मिलके हमारा एमीटर बनता था, यही होता था। तो यानी कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस R होगा वो इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्या होगा बराबर होगा। तो 1/R की जो वैल्यू होगी RA मतलब एमीटर का जो रेजिस्टेंस है 1/G प्लस 1/S के क्या होगा बराबर होगा। वैल्यू क्या दिया गया है, G की वैल्यू 5 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 0.2 बोला है, ठीक। तो हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यही तो निकालनी थी ना। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो 1/0.2 ये उधर जाएगा तो माइनस हो गया 1/5। एलसीएम क्या आएगा बेटा 10 ले लो, 10 लेंगे मतलब 100/2 ये हो जाएगा 50 और ये बचा हमारा कितना
2, यानी कि 48/10 इक्वल टू 1/s। तो s की वैल्यू 10/48। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैंसिल होगा बेटा, 5/24। अगर ये 25 होता तो उस केस में हमारा कितना 25 यानी 20 बार जाता, और अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट कितनी बार जाएगा, हाँ 0.9 नहीं 19, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 0.19 या 189 कर लीजिए, देख लीजिए एग्जैक्ट निकाल लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ही अंतर आएगा, मतलब 0.2 से कम आना चाहिए। ठीक, अगर 0.2 से ज्यादा कैलकुलेशन पे आ रहा है तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो लेस देन क्या होगा, 0.2 आएगा। अब आप देख लो, ट्वेंटी 4 है बेटा, 25 नहीं 50, तब तो ज्यादा आ जाएगा यार। अच्छा इक्विवेलेंट कितना दिया गया है, इक्विवेलेंट 2 दिया गया था, अच्छा इक्विवेलेंट 2 दिया था, उसका तो वैल्यू ज्यादा आएगी बेटा। इक्विवेलेंट वैल्यू आपको 0.2 दिया है ना, इक्विवेलेंट जितना आया है, इक्विवेलेंट जो वैल्यू आपकी आई है उससे तब ये ज्यादा होगा, उसके पैरेलल में तब इक्विवेलेंट वैल्यू से, ये चूंकि ये वैल्यू इक्विवेलेंट है बेटा 0.2 इनका इक्विवेलेंट वैल्यू जो जोड़े गए हैं उससे कम होता है, तो वो उससे कम है तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी। आप गलत कैलकुलेशन बता दिया जी, 0.2 समथिंग आएगा, यानी 0.208 लगा आएगा, 0.208 अप्रॉक्सीमेटली आएगा जी। 5 में 2 पॉइंट क्या 24 से डिवाइड के 0.208 आएगा बेटा। अगर पैरेलल वाला जब इक्विवेलेंट निकालते तब जो पैरेलल में जोड़ा है उससे कम आता है। ठीक, तो यहाँ जोड़ने वाले वैल्यू चाहिए था ना, तो उससे ज्यादा आएगा, तभी तो पैरेलल वाला 2 आया है, 0.2 आया है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हो गया। देखिए ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, so that 50th part of applied voltage, 50th part of applied voltage appears across galvanometer, then required value of load resistance, then the required value of load resistance connected in series with galvanometer if resistance of galvanometer is 4 ohm, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कितना हो बेटा 4 ओम, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस दिया गया बेटा वो 4 ओम दिया गया है, तो उसे हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने लोड रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, अगर कितना 50th पार्ट कहाँ से पोटेंशियल का गैल्वेनोमीटर के थ्रू लॉस हो रहा है, यानी कि
n की वैल्यू 50 तो 1/n की वैल्यू 1 बाई क्या हो जाएगा 50 होगा, यानी कि v की वैल्यू जो bg के थ्रू होगा वो v/50 होगा। ठीक, तो कितने रेजिस्टेंस की जरूरत होगी वो हमें निकालना है। हाँ बेटा क्या करी हो, अभी आपको डायरेक्ट रेडीमेड बताया गया था हैं क्या, तो जी की वैल्यू रख दो भैया, वो कौन करेगा। हाँ 176 आ रहा है। अभी बोला कि अगर nth पार्ट आपका गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास आउट हो रहा है तो उसके लिए लोड रेजिस्टेंस जो आपका होता है वो कितना आया था n-1 इंटू जी, n की वैल्यू 50 दिया, 50 - 1 इंटू जी की वैल्यू 4, तो 49 इंटू 4, 4 9 जा 36, बचा कितना 3, 16 और कितना 196 ओम। क्या इतने ओम की आपको लोड रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारा गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप का 1 बाई कितना हो जाएगा 50 टाइम्स हो जाएगा, 1/50वां भाग वहां से जाएगा। ठीक, आपका 76 कैसे आ गया था जी। चलिए हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ जी WHEATSTONE व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा सबने पढ़ा होगा, ये 4 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है जिनमें से 3 रेजिस्टेंसेस हमारे क्या होते हैं नोन होते हैं, एक आपका नोन होता है। ठीक, 2 को हम लोग क्या रेशियो रेजिस्टेंसेस कह लेते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में और एक तीसरा हमारा होगा क्या जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और दूसरा जो हमारा किसमें गिवन वैल्यू दिया गया है वो। तो कैसे दिखाते हैं बेटा, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट भी पूछा जाया करता था, अभी कभी पूछते रहते हैं बेटा। 4 रेजिस्टेंसेस हैं इसमें, यहाँ से कील आता है, आगे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये बैटरी सोर्स है जो भी है, एक की यहाँ से लगा होता है बेटा। इसे की K1 ले लो, इसे K2 ले लेते हैं। ये बैटरी आपका हो गया अभी रेजिस्टेंस P Q R एंड S, PQRS। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहा जाता है इसे, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं कि 2 रेजिस्टेंसेस का रेशियो यानी P/Q का रेशियो कितना R/S से कैसे हो इक्वल हो। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग कहते हैं वो बैलेंस ब्रिज कंडीशन होगी, अगर ऐसा नहीं है तो वो अनबैलेंस ब्रिज कंडीशन कहलाता है। और जब अनबैलेंस कंडीशन हो जाता है तब तो क्वेश्चन फिर हम लोग को ही क्या कि चाप सेकेंड लॉ का यूज करके तब लगाया जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए अनबैलेंस वाला पूछे जाने का ट्रेंड थोड़ा कम है, फिर भी कभी कभी आ जाता है। ठीक, मेनली हम लोग को जो पुटअप होता है वो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन पे पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट बनता है बेटा। एक तो होता है जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम लोग बनाएंगे, हर सर्किट का ठीक जो भी आपका पॉइंटर है हमेशा कैसा, जहाँ पे 2 आपके वायर्स कनेक्ट हो रहे हैं, 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हो रही हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं वो टाइटली फिटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, टाइटली फिटेड होना चाहिए, कहीं पे भी लूज
क्या संटिंग, लूज संटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसे टेम्परेचर जैसे आप देखते होंगे कभी कभी कहीं घर में वायर अगर लूजली कैसे है कनेक्टेड है तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है। अगर स्पार्किंग हो रही है तो स्पार्क होने का मतलब एक ह्यूज रेजिस्टेंस वहाँ डेवलप हो रहा है और उसकी वजह से आपका क्या बहुत ज़्यादा एक तो एनर्जी लॉस होगी और दूसरा उस पोर्शन पे हीटिंग होके आपके सर्किट के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक, इसीलिए जब भी जहाँ भी ज्वाइंट आप किया करिए वो टाइटली किया करिए। अगर लूज है तो उस केस में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस की क्या होती है, लार्ज अमाउंट वहाँ पे जनरेट होगा, उसकी वजह से हीटिंग बहुत ज़्यादा होगी और हीटिंग ज़्यादा होगी तो आपकी सर्किट भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका कनेक्टेड है पॉइंट वो टाइटली फिटेड होगा। दूसरी कंडीशन होता है, मान लो हमने यहाँ पॉइंट ले लिया ए बी सी डी, 4 पॉइंट आपने ले ए बी सी डी। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है बीच में देखो बेटा गैल्वेनोमीटर लगा है, एक की आपने यहाँ बनाया दूसरा की यहाँ। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज में 2 की यूज किया जाता है, एक इंटरनल की कहलाता है जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस लगाते हैं, दूसरा एक्सटर्नल की कहलाएगा जो बेटा बाहर सर्किट में हम लोगों ने लगाया है। इंटरनल की जो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस लगा है, दूसरा एक्सटर्नल की जो आपका सर्किट में बाहर लगा हुआ है। ठीक, अब बोला क्या जाता है जब हमें गैल्वेनोमीटर यानी कि इसका यूज करते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है, उस कंडीशन में पहले की K1 को गैल्वेनोमीटर के क्रॉस जो लगाया उसे K1 कहा और जो नीचे सर्किट में लगा उसे बेटा आपने K2 कहा। तो पहले की K1 को ऑन करेंगे या K2 को ऑन करेंगे या दोनों साथ साथ, उससे पेंडिंग ना करो बेटा, या दोनों साथ साथ करोगे या फिर कोई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 की लगे हुए हैं K1 और K2, पहले K1 को ऑन करेंगे फिर K2 को, या पहले K2 को ऑन करोगे फिर K1 को, या दोनों साथ साथ कर सकते हैं, या किसी को भी पहले हम क्या ऑन करें किसी को बाद में करें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोई लोग बताओगे भाई 2 की है, ठीक, तो दोनों को कब, किसको पहले किसको बाद में, या दोनों को साथ में, या किसी को कभी भी कर लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये बना ही है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको 2 की दिखाया गया, एक गैल्वेनोमीटर के देखो कहाँ से लगा हुआ है, दूसरा एक्सटर्नल सर्किट में लगा हुआ है। तो पूछा क्या जा रहा है बेटा कि अगर हमें इसे यूज करना गैल्वेनोमीटर को, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज को, तो ड्यूरिंग यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विच की ये फर्स्ट ऑन, तो K1 को ऑन कर देंगे फिर K2 को। ऐसा क्यों करेंगे सर? K1 को बाद में कहें तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और लोग बताओगे आप लोग which key is first on, या both can क्या on together हैं? पहले K2 करेंगे फिर K1 को, ऐसा क्यों? तो बाद में कहेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, लेकिन तब पहले उसको ऑन करना पड़ेगा ना, जब जो सप्लाई है। अरे भाई जैसे इन्होंने कहा ऑन पहले K1 को कर दिया तब बाद में K2 किया तब भी तो जाएगा, तब फिर चाहे जिसको कर लें हैं। नहीं वही पूछे क्यों ऐसा करना पड़ेगा, आपकी बातें क्यों मानी जाए, जैसे उनकी बातें को गलत करना है ना। अब उन्होंने कहा K1 पहले ऑन करे फिर K2 ऑन करें, आप कह रहे हो K2 ऑन करे फिर K1 ऑन करे, तो इनकी बात को हम गलत क्यों माने? आप अपना कुछ ऐसा कोई है आपके पास, या इनकी आपकी बात क्यों सही मानी जाए, आप अपनी बता दीजिए। नहीं बनेगा अगर K2 को पहले चलो, बनेगा ही नहीं। इनका तो बहुत बड़ा कहानी इन्होंने बताया, बनवे नहीं करेगा, तब कौन सा बन जाएगा? बैलेंस रहेगा तो फिर पैरेलल सीरीज पैरेलल हो जाएगा। बेटे और कोई बेटा देवियों में आप लोगों में कोई कुछ बताओगे आप लोग? 2 की लगा हुआ है, जैसे घर में 2 दरवाजे हैं एंट्रेंस के लिए, तो किस वाले से हम लोग जाते हैं ज़्यादा? कभी कभी बहुत सारे दरवाजे एंट्रेंस के हो जाते हैं, तो कैसे जाते हो आप? हाँ पहले K2 कर दें फिर K1 करें, रीजन के साथ बताना है। हाँ
खड़े हो जाओ। अच्छा रीजन नहीं बताएं, चलो देखते हैं बेटा। बातें नहीं बेटा। यहाँ पे यूज करते समय फिलहाल पहले की K2 को बेटा ऑन करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट में जो भी लगा है, वो K1 हो या K2 हो जो भी है, तो जो एक्सटर्नल सर्किट में आपको लगा हुआ है उससे पहले ऑन करेंगे, जो आपका गैल्वेनोमीटर के क्रॉस लगा होता है उससे बाद में ऑन करते हैं। K2 विल बी ऑन फर्स्ट देन K1। अगर कोई भी ऑन कर लेते हैं तो दो लगाने की जरूरत नहीं थी, एक ही तो लगा के काम चला लेते हैं, है ना। अब क्यों लगाते हैं, हाँ वही भाई ही तो बात है, ठीक है, भाई वाली तो कहानी रहती है यार, बाकी तो सब। देखो भाई क्यों ऐसा करते हैं, इसलिए करते हैं बेटा कि जब हम करंट मान लो K1 को पहले ऑन कर दिया, ठीक, फिर K2 को ऑन करें, जब K2 को ऑन करेंगे करंट यहाँ से जाएगा, फिर ये दो पार्ट में बाइफरकेट होगा, एक ऊपर एक इधर की तरफ। सपोज दैट करंट यहाँ से आई, इधर से I1 चली गई, इधर से I2 चली गई। ये जब इस पॉइंट B और D पे पहुंचेंगे, अगेन इसके पास दो रूट दिख रहे हैं, एक या तो ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएं, या तो आप ये वाला S के थ्रू जाएं, ऊपर वाला आने वाला या तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो या तो Q के थ्रू पास हो। लेकिन आपने करंट जब से स्टार्ट किया गया, पहले से बताया गया था, करंट की टेंडेंसी होती है बेटा ऑलवेज फॉलो स्मॉलर रेजिस्टेंस रूट, मतलब जिधर रेजिस्टेंस कम होगा हमेशा करंट उस पाथ को फॉलो करता है, यानी करंट उस पाथ को फॉलो करेगा जिधर से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी है, लेसर है। जिधर से रेजिस्टेंस की वैल्यू लेसर है हमेशा करंट उस पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब इनमें कहाँ पे, अगर गैल्वेनोमीटर का जनरल रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वो स्मॉल होता है इन कंपेरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस। एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं ना उसके रिस्पेक्ट में गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, और कम होता है तो उस केस में ज्यादा किसको फॉलो करेगा, गैल्वेनोमीटर वाले रूट को। अगर आपने पहले से ऑन रखा है और गैल्वेनोमीटर वाले रूट को अगर पहले से फॉलो कर रहा है तो ज्यादा फॉलो करेगा, तो उस केस में दो चांसेस होते हैं। एक तो जैसे मान लो स्विच को आप ऑन किया तो आपने रीडिंग ले लिया, यानी सर्किट को बैलेंस होने से पहले, ब्रिज को बैलेंस होने से पहले ही आपने रीडिंग ले लिया, तो एक चांस होगा आपकी रीडिंग क्या होगी, रॉन्ग होगी। मतलब जो रीडिंग है, जैसे आपने पहले से इसको ऑन कर रखा था, K2 को बाद में ऑन किया, जैसे ऑन किया तुरंत करंट फ्लो करी, मैक्सिमम करंट कहाँ से पास हुई, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। अगर उस रीडिंग को आपने क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, तो उस केस में आपको जो रीडिंग होगी वो एक्चुअल जो बैलेंसिंग रीडिंग होगी वो नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा, जब गैल्वेनोमीटर से अगर ह्यूज अमाउंट में करंट पास आउट हो रहा है, यानी लार्ज अमाउंट में करंट पास होगा बेटा, तो इसके डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं। क्या डैमेज होने के भी चांसेस रहेंगे, यानी ज्यादा वो उसमें से करंट पास आउट होगा तो जल्दी वो डैमेज हो जाएगा या खराब हो जाएगा, बंद कर जाएगा। जैसे होता है ना कभी कभी बहुत देर तक कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपने यूज किया, वो क्या हुआ, ओवर हीट होकर बंद हो गया, तो एक करंट बहुत ज्यादा आएगा तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जैसे वोल्टेज एक बहुत ज्यादा आ जाए, अब 220 वोल्ट की बजाय 440 आ जाए, तो पता आधे इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, जल जाएंगे। तो जब करंट वहां से ज्यादा आएगा तो गैल्वेनोमीटर के भी जलने के चांसेस रहते हैं। इन्हें दो ड्रॉबैक की वजह से हम लोग पहले किसको ऑन करेंगे, K2 को ऑन करेंगे, फिर K1। अब इससे क्या फायदा होगा, जब ये ऑफ है बेटा तो करंट यहाँ से जो भी जाएगा, जो B और D पे पहुंचेगा, अब ये वाली सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, तो इसकी मजबूरी कहाँ से जाना, एक इधर वाला S से जाए, इधर वाला कहाँ से आए, Q से आए। तो वो तब तक करंट आपका क्या होगा, इधर वाला करंट P से एंटर करने वाला पूरा Q से जा रहा है, R से एंटर करने वाला S से जा रहा है। ये जब तक बैलेंस नहीं हो जाएगा, यानी कि बैलेंसिंग करंट, अब उसके बाद अगर इसको हम लोग ऑन करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। अगर ऑलरेडी ये बैलेंस फॉर्म में है, किसी फॉर्म में है, बैलेंस फॉर्म में है, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा ऑन करने के बाद भी, और उस समय हमारा रीडिंग जो गैल्वेनोमीटर की होगी वो 0 होगी। क्या मिलेगी आपको, 0 होगी। बट अगर अनबैलेंस है, सपोज दैट ये PQ और RS ये अनबैलेंस आपके कंडीशन में है, तो केवल उतना ही करंट यहाँ से पास आउट होगी जो अनबैलेंस करंट होगा। कौन वाला होगा, जो अनबैलेंस फॉर्म में करंट है वो वाला करंट केवल पास आउट होगा, और बाकी वाला जो है वो P वाला Q से जाएगा, R वाला S से, तो उसके डैमेज होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, लेसर अमाउंट में पास होगा। दूसरी चीजें आपकी होगी, रीडिंग जो आएगी वो बैलेंस फॉर्म में ही करंट जा रहा है, तो बैलेंस रीडिंग होगी, तो इसलिए रीडिंग के रंग होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। याद रहेगा। तो इसीलिए हमेशा एक्सटर्नल की को पहले ऑन करेंगे, इंटरनल वाला यानी जो गैल्वेनोमीटर के पास में लगा उसे बाद में ऑन करेंगे। याद रहेगा, दिखाना पड़ेगा, हैं क्या भरोसा, लिखाई के क्या करेंगे, हम पढ़वे नहीं करेंगे, है ना देवियों।
हाँ क्या साहब लोग, हम लोग किताब कॉपी खोलते नहीं हैं कि खोल लेते हैं? अच्छा, खोल के उसके बाद सर के नीचे रख के सो लेते हैं। हाँ, अच्छी नींद आती है। चलो लिखो बेटा। तो बना लीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज, इसे कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। लिखवा देता, बनाएंगे। तो 2 लाइन लिख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, लिखो बेटा लिखो तब बात करना। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, it is an arrangement of 4 resistances. It is an arrangement of 4 resistances. It is an arrangement of 4 resistances. Sorry, क्या लिखे भैया? It is an arrangement of 4 resistances which can be used to measure one of them in term of रेस्ट, मतलब दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। इन टर्म ऑफ रेस्ट या अदर जो भी कर लो, इन टर्म ऑफ रेस्ट। हो गया? लिखिएगा, इन टर्म ऑफ रेस्ट। बाकी जैसे 4 हैं, एक की वैल्यू निकालते हैं हम किसी 3 से 2 बाकी 3 के रिस्पेक्ट में, ठीक? रेस्ट। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, in Wheatstone bridge आर्म AB एंड BC, ये वाला आर्म AB एंड BC, इसे रेशियो आर्म कहते हैं बेटा। आर्म AB एंड BC are called ratio arm, RATIO, ratio arm, comma AD and DC, नीचे वाले AD and DC रेशियो आर्म, RATIO है, रेशियो आर्म। हो गया? एंड AD एंड DC, कामा AD A से D, नीचे वाला A से D यानी R और D से C मतलब S, ठीक? AD एंड DC are called known and unknown resistance arm, known and unknown resistance arm, known and unknown resistance arm, known and unknown resistance arm। अब डायग्राम बना लीजिए, तब पॉइंट आगे लिखाएं। मतलब ये हो गया बेटा, ये जो आपका रेजिस्टेंस हमारा है ना, इसी वाले को ये हम लोग कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे? अननोन रेजिस्टेंस। जो वैल्यू हमें पता नहीं है उसको हम यस की जगह पे रखते हैं। आर जो होता है इसे कहा जाता है नोन रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ये दोनों रेशियो आर्म कहलाते हैं। इसी के बेस पे आप मीटर ब्रिज वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है? तो उसी को हम लोग रेशियो आर्म कह लेते हैं, ठीक? तो ये कंडीशन आपका होता है, एक अननोन हो गया, दूसरा नोन। जहां अननोन वाला है उसी जगह पे जिसकी भी वैल्यू हमें मेजर करनी होती है उससे कनेक्ट किया जाता है, ठीक? हो गया?
गया, गाने आ गए। अरे बेटा कोई खाली होगा, सुन रहा होगा। हाँ, फ्री में तुम लोग को भी सुना दे रहा है, सुन लो तुम लोग भी। हाँ, उसने गाया नाचा तो उसका पैसा पाया है। ठीक, आप ऐसे मान लो वो जो भी कर रहा है, जो भी दिखा रहा है, वो किसके लिए? पैसे के लिए, है ना। आधा पब्लिक सोचता है हमारे लिए दिखा रहा है, हमारे लिए दिखा रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं इसलिए वो दिखा रहा है। ठीक, उसकी स्क्रिप्ट पहले से क्या है, लिखी है, ऐसा ऐसा ही आपको करना है। और आपकी स्क्रिप्ट लिखी नहीं, आप कल को क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये आपको लिखना है अपने हाथ से। हाँ, क्या तो हमारे धर्म के अकॉर्डिंग मानते ब्रह्मा जी ने लिखा होगा, अब क्या लिखा है वो तो न तो। हाँ, और बाकी अगर अपने धर्म के का अपने अनुसार मानो तो आप लिखोगे, अरे पढ़ोगे तभी तो होगे, बिना पढ़े कोई होता जी? ऐसा कोई है एग्जाम्पल में, है ना। तो हमारे यहाँ बड़ी क्या है, रिलेटेड स्टोरियाँ होती। जैसे आप मान लो बहुत कोई लड़का है बहुत पुअर फैमिली से है, बता कंडीशन बहुत गड़बड़ है, कुछ अच्छा बन गया तो लिखेंगे इसके भाग्य में पहले से लिखा हुआ था। कोई राजा का लड़का बेकार बन जाता है, कहते हैं ये नालायक अपने काम खराब कर लिए। ठीक, हाँ हाँ, तो अलग अलग कहानियां होती हैं। मतलब बिगड़ जाता तो हमने खराब किया, बन गया तो हाँ ऊपर वाले ने बना दिया। ठीक, चलो देखो हो गया जी। और थोड़ा ज्यादा जो अच्छे वाले पंडित जी हैं वो क्या कहते हैं कि जैसा ऊपर वालों ने लिखा है वैसा ही हमें करना है। मतलब हम वैसा ही करते हैं जैसा उन्होंने लिख रखा है। आप वैसे मान लीजिए, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी यही है जो मतलब ज्यादा लोग मानते हैं वही है कि जैसा ऊपर वाले ने लिख रखा है आप वैसा ही क्या अपने कर्म करते हो। ठीक, हाँ हाँ, ये डार्विन वाली थ्योरी है। चलो ठीक, अब जो भी है वो तो फिलहाल ना तो जिसने जो बोलता है वो देखा है ना, तो हो गया बेटा, लिखो। तो बैलेंस लिखे कंडीशन, सब हेडिंग करना। बैलेंस ब्रिज, बैलेंस ब्रिज, BALANCED, बैलेंस ब्रिज। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो ऐसे मान लीजिए जो उन्होंने लिखा है आपको वैसा ही करना है। और अब अविश्वास वाले हैं, कौन वाले? तो नास्तिक वाले, हाँ, तो कुछ भी मान सकते हैं। नास्तिक वाला कहता है जो हम करते हैं वही होता है, और आस्तिक वाला कहता है जो वो करवाते हैं वो हम करते हैं। तो कौन वाले आप हो, आप जानो, है ना। लिखो बैलेंस ब्रिज, लिखिए यार। जब बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग बेटा 0 होती है। ठीक, देखिए इन बैलेंस ब्रिज कंडीशन, इन बैलेंस ब्रिज कंडीशन the deflection in galvanometer, in balance bridge condition the deflection in galvanometer is 0. In balance bridge condition the deflection in galvanometer is 0. Galvanometer is 0, that is no current flow through the galvanometer, no current flow through the galvanometer नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो उसमें से कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। ठीक, और ये तभी पॉसिबल है बेटा जब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो BV पे, वही पोटेंशियल कितना VD। अगर दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल सेम, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है तो उसमें से करंट फ्लो होने वाला क्या होता है, 0। अगर दो सेम पोटेंशियल पे दोनों टर्मिनल रखे जाए, किसी भी क्या कोई भी सर्किट है, अगर उनका पोटेंशियल सेम कुछ भी हो, सेम है, अगर कुछ भी हो वैल्यू, तो उस केस में वहां से कोई भी करंट आपका पास आउट नहीं होगा। तो कंडीशन है कि अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, इसका मतलब हो गया कि BB इक्वल टू कितना, BD, यानी कि B पॉइंट पे पोटेंशियल और D पॉइंट पे पोटेंशियल आपका सेम है, तभी आपने IG की वैल्यू क्या बोला, 0, यानी डिफ्लेक्शन वहां से 0 है, तो इसका मतलब उसमें से फ्लो होने करंट IG क्या होगा, 0 होगा। तो क्या लिख लिया था बेटा, नो करंट इज फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, दैट इज BB इक्वल टू BD। BB equal to BD, BB equal to BD, that is
that is in balance condition, अब देखो क्या होगा बेटा बैलेंस कंडीशन में, यहां से जाने वाली जो करंट है वो टोटल का टोटल कहां से पास आउट हो जाएगी, यहां से, और इससे जाने वाली करंट टोटल यहां से पास आउट होगी। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी P के थ्रू और Q के थ्रू जो वैल्यू आपका आएगा वो R के थ्रू जो है वही क्या होगा और S के थ्रू के रेशियो के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां से जो टोटल आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज BP अपॉन BQ इक्वल टू BR अपॉन कितना BS, और BP की वैल्यू कितनी है बेटा I1 इंटू P, रेजिस्टेंस इसका P से दिखा रहे हैं वहां Q से दिखा रहे हैं, B की वैल्यू I1 इंटू Q इक्वल टू इसकी वैल्यू होगी बेटा I2 इंटू कितना R अपान I2 इंटू S, ये कैंसिल तो P बाई Q इक्वल टू हम लोग क्या कह लेते हैं R बाई S हो जाता है। P बाई Q की जो वैल्यू आपका होगा बेटा वो R बाई S से क्या होता है इक्वल होता है, तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हो, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं P बाई Q इक्वल टू R बाई S। ठीक है, दिखा दीजिए। हो गया, इस बार तो 26 जनवरी संडे पड़ गई जी, हाँ छुट्टी कैंसिल हो गई, हाँ चलिए देखते हैं। तो P बाई Q इक्वल टू क्या होगा R बाई S के बराबर होगा। तो लिखिएगा, बोला जाता है कि अगर कोई भी सर्किट है बैलेंस बेस्ड कंडीशन में है, अगर उसमें गैल्वेनोमीटर और बैटरी, ये बैटरी है बेटा ये गैल्वेनोमीटर है, अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके बैलेंस कंडीशन पे क्या इफेक्ट होगा, क्या बैलेंस कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगा या रिमेन्स मेंटेन रहेगा। जो बैलेंस कंडीशन है बेटा वो रिमेन्स मेंटेन रहेगा या डिस्टर्ब हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। इफ पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी विल बी इंटरचेंज, अगर बैटरी जो सोर्स है और जो आपका क्या ठीक किसका गैल्वेनोमीटर है, इन दोनों की पोजीशन को अगर हम लोग चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो क्या इफेक्ट होगा उसके किस पे, रीडिंग जो आपकी हो रही है वो इंटरचेंज करने पे क्या जो बैलेंस सिचुएशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा या मेंटेन रहेगा। बैलेंस सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाएगा या मेंटेन रहेगा, बताओगे। बैलेंस जो सिचुएशन है वो मेंटेन रहेगा या डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा, कोई लोग याद रखेंगे उसके बैलेंस सिचुएशन पे कोई आपका इफेक्ट नहीं होता है, वो रिमेन्स मेंटेन रहेगा। तो ऐसे कलर पेन से पॉइंट करके नोट कर लीजिए बेटा। देखिए ऑन म्यूचुअली चेंजिंग द पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर the balance condition will not change. The balance condition will not change. तो उसके चेंज होने पे बैलेंस कंडीशन पे कोई इफेक्ट आपका नहीं होगा। बैलेंस कंडीशन विल नॉट चेंज, उसकी बैलेंस कंडीशन पे कोई भी इफेक्ट आपका नहीं होगा। बैलेंस कंडीशन विल नॉट चेंज हो जाएगा।
तो उसकी बैलेंस कंडीशन पे कोई भी आपका इफेक्ट नहीं होता है, बैलेंस कंडीशन विल नॉट बी चेंज। नेक्स्ट देखिएगा, अगला कंडीशन बनता है अनबैलेंस अगर है। तो अनबैलेंस की कंडीशन में कई सिचुएशंस हमारे अराइज होंगे, या BD और BB आपस में बराबर ना हो। अब BD BB अगर बराबर नहीं है तो या तो BD ग्रेटर देन BB होगा बेटा, या तो BB ग्रेटर देन क्या होगा, BD होगा। तो वहां पे डिफरेंट कंडीशंस आपको क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो लिख लीजिए अनबैलेंस ब्रिज, अनबैलेंस ब्रिज। बैलेंस वाले में लिख लिया ना PQ इक्वल टू R/S, ठीक। देखिए अनबैलेंस ब्रिज देखना, इफ bridge is not balanced, if bridge is not balanced, if bridge is not balanced, if bridge is क्या not balanced, then current will flow from B to D when B to D, B से D की तरफ, when BB greater than BD, when BB greater than BD, that is R का क्या कर लो या that is कर लो, that is BB ग्रेटर देन BD है, मतलब इसका मतलब ये हो गया बेटा A से जो हमारा कहाँ पे B के बीच का डिफरेंस है, A से B के बीच का डिफरेंस है, वो कम होगा A से D के बीच के डिफरेंस की तुलना में। भाई A से D के बीच डिफरेंस ज्यादा हो गया, A से D जाने में आपको ज्यादा लॉस हो रहा पोटेंशियल का, तो इसका तो B पॉइंट पे पोटेंशियल हाई हो जाएगा ना। तो वहां लिखेंगे दैट इज BA माइनस BD, BA माइनस BD ग्रेटर देन BA माइनस BB, BA माइनस BD ग्रेटर देन BA माइनस BB। मतलब यहां से यहां जाने में पोटेंशियल का लॉस ज्यादा हो गया तो यहां कम बचेगा ना, और यहां से यहां जाने में क्या हो गया, पोटेंशियल का लॉस कम हुआ तो ज्यादा बचेगा। जैसे दो लोग हैं, दोनों लोग को 500-500 रुपए की नोट दिए, बेटा जाके घुमाओ मार्केट में, हाँ अब कुछ ज्यादा खाने वाले होते हैं, ये ज्यादा एक लोगों ने खा लिया, एक लोगों ने बचा के रख लिया। तो जिसने ज्यादा का क्या कंज्यूम किया यानी ज्यादा लॉस किया, जहां ज्यादा लॉस हुआ वहां पोटेंशियल क्या बचेगा, कम, पैसा कम बचेगा। जिसने कम खर्च किया उसके पास क्या बचेगा, ज्यादा बचेगा। तो अगर BA माइनस BD ग्रेटर है किससे, BA माइनस BB से, तो इसका मतलब B पॉइंट पे पोटेंशियल D पॉइंट से ज्यादा होगा। इसी का जस्ट उल्टा, अगर हमारा D पे पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट हमारा D से B की तरफ जाएगा, और D से B तरफ जाने के लिए BA माइनस BD लेस देन BA माइनस क्या होना चाहिए, BB होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ ना। मतलब जहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे कम पोटेंशियल की तरफ करंट जाएगा। अब अगर पोटेंशियल यहाँ ज्यादा है यहाँ पे कम है, क्योंकि ये तो दोनों कॉमन पॉइंट है ना, तो इसका मतलब इधर से लॉस अगर कम हुआ तो यहाँ ज्यादा बचेगा, यहाँ पे लॉस ज्यादा होगा तो कम बचेगा यार, ठीक। तो ये सिचुएशन आपका होता, तो नीचे लिख लीजिएगा, क्या लिख लिया बेटा, BA माइनस BD ग्रेटर देन BA माइनस BB, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट कर लेते हैं कब बैलेंस होगा कब अनबैलेंस होगा, ठीक। और इसी का R करके लिखना चाहते हैं, ठीक। अगर D से B की तरफ करंट जा रहा है तब क्या होगा, एंड लिख लिए, एंड इफ करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू कहां से D टू B, एंड इफ करंट विल फ्लो फ्रॉम D टू B, D से B की तरफ, करंट विल फ्लो फ्रॉम D टू B, D टू B, इफ कब ऐसा पॉसिबल होगा, इफ BD ग्रेटर देन BB, आपकी बार क्या बड़ा होगा, BD ग्रेटर देन BB, दैट इज क्या बनेगा कंडीशन बेटा इस टर्म में जब बोलेंगे, तो ये आ जाएगा VA माइनस BD लेस देन BA माइनस BB हो जाएगा, ठीक। तो इस केस में आपको D से B की तरफ करंट फ्लो करेगा, यानी अनबैलेंस है तो चाहे B से D की तरफ चाहे D से
बी की तरफ होगा, ठीक। और कब क्या होगा, अब हम लोग पोटेंशियल के टर्म में या यहाँ डिफरेंस के टर्म में बोल सकते हैं, ठीक। तो ये तो कहानी हो गई बेटा हमारा क्या होता है। अब पूछा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन क्या है। अपने यहाँ सबसे कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मीटर ब्रिज आपने पढ़ा होगा, मीटर ब्रिज। अब एक आध क्वेश्चन टाइम जरा बताइए, उसी अनुसार अगला शुरू करें, नहीं तो क्वेश्चन कराएं। हाँ 5 बाकी है, मीटर ब्रिज इतनी जल्दी में होगा नहीं, तो क्वेश्चन कर लीजिए आप। चलिए ये समझ गए भैया। अब इसके एप्लीकेशन, अच्छा 2 लाइन एप्लीकेशन लिख लो तब क्वेश्चन लिखो। नाम लिख लीजिए, कल हम लोग मीटर ब्रिज करेंगे। लिखिए एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आज केमिस्ट्री एक बायो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज लिखिएगा। देखिएगा मीटर ब्रिज कमा पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स पहले आपका था, आप सिलेबस से हटा दिए। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक। एंड एक कैरे फॉस्टर ब्रिज कहलाता, CAREY, कैरे CAREY, कैरे फॉस्टर FOSTR, फॉस्टर ब्रिज आर instruments based on principle of Wheatstone bridge, based on principle of Wheatstone bridge, and are used to measure unknown resistance, अब एक आध क्वेश्चन पे कर लीजिए बेटा। लिखिएगा as shown in figure, the reading of galvanometer will be, as shown in figure, the reading of galvanometer will be 0. Then determine value of unknown resistance X. जो आपको डायग्राम में दिखाया गया बेटा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 बोल रहा है। इसका मतलब इसके थ्रू IG जो है ना, करंट जो भी IG है वो कितना है आपका 0, इसमें से कोई करंट पास आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब बैलेंस कंडीशन में कि अनबैलेंस कंडीशन में है। ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, और जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता तो क्या होता कंडीशन, P/Q = R/S। अब निकालो जल्दी से, हाँ क्या 200 है ये, इधर वाला अरे रेजिस्टेंस ओम है बेटा, और मिस प्रिंटिंग हो गई। ये ओम है, ये 200 ओम है, ये इतना है, ये 80 ओम है, और यक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। जल्दी करिए।
हाँ बेटा 10 ओम। और किसी का? इन्होंने 10 बता दिया यार। ये हमारा पूरा जो सिस्टम जुड़ा है ये यस के जब जुड़ा है ना, तो बैलेंस कंडीशन में फॉर आई जी इक्वल टू 0 पी बाई क्यू इक्वल टू कितना होगा आर बाई एस। पी की वैल्यू 50, आर क्यू की वैल्यू 200, आर की वैल्यू 10, तो एस की वैल्यू निकाल लो यहाँ से 1/4 आया बेटा, और एस इक्वल टू आ गया कितना, ये एस की वैल्यू आई 40 ओम, और ये यस किसके कॉम्बिनेशन से मिल रहा है 80 प्लस यक्स के। ठीक, तो फिर हम लोग निकालेंगे यक्स यानी कि 1/यस की जो वैल्यू होगी 1/80 प्लस 1/यक्स। हमें यक्स चाहिए ना, यस नहीं चाहिए, तो यस की वैल्यू आपने निकाला कैलकुलेट करके, पहले ब्रिज कंडीशन में 40 आया है, तो 1/80 प्लस 1/यक्स, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 1/x इक्वल टू 1 हो जाएगा 80, 40 माइनस 1/80, एलसीएम आया 80, ये बचा आपका 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/x इक्वल टू हो गया 1/80, तो x की वैल्यू आ जाएगी, अरे भाई ये 80 जोड़ोगे पहले में तभी तो इसकी वैल्यू दोनों मिला के 40 आएगा जी। ठीक, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन और घर पे कर लीजिएगा, फिर कल कराते हैं फिर। ठीक, तो P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, यानी बैलेंस बेस कंडीशन अप्लाई करके आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आप एक बुक में। ठीक।